नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के बेहद और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सब लोग देख चुके हैं थंबनेल में, जिसको देख करके आपने इस वीडियो को क्लिक करा है, ये जो वीडियो है दिस इज रिगार्डिंग द हाइपर सेंसिटिविटी। और जो हाइपर सेंसिटिविटी है बेसिकली वो पैथोलॉजी, ह्यूमन पैथोलॉजी का एक टॉपिक है। और एज ए डॉक्टर हम सभी के लिए, अगर हम कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आइदर वी आर डूइंग द एलोपैथिक प्रैक्टिस, होम्योपैथिक प्रैक्टिस, कोई भी प्रैक्टिस, अगर हम एक बीमार मनुष्य का इलाज कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में, मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको हाइपर सेंसिटिविटी, जो कि एक टॉपिक है पैथोलॉजी का, ह्यूमन पैथोलॉजी का, और ये होती है 4 टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी। इसके बारे में बखूबी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो हाइपर सेंसिटिविटी है ये ह्यूमन बॉडी के बीमार करने के तरीका है। बेसिकली है कि हमारा शरीर बीमार क्यों होता है, ये सवाल हम सबके दिमाग में रहता है कि यार हमको फीवर क्यों आता है, हमको इन्फेक्शन क्यों होता है, हमको एलर्जी क्यों होती है, हमको ट्यूबरकुलोसिस क्यों होता है, हम कब बीमार कैसे पड़ते हैं। तो जो बीमार पड़ने का मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जो कि 4 प्रकार का होता है। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हम दूसरी स्क्रीन पर जाएंगे और वहां पे इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप मुझे भी देख पा रहे होंगे, मेरे पीछे ये स्क्रीन को भी देख पा रहे हैं। जिन दर्शकों ने और जिन डॉक्टर्स ने मेरा किडनी फेलियर या फिर रीनल फेलियर का वीडियो देखा होगा, तो वो ये जो पीछे मेरे स्लाइड है, इस स्लाइड से भली भांति वाकिफ होंगे। ठीक है ना। अब व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी? हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी इट इज द जनरल रिएक्शन ऑफ द बॉडी टू द स्टिमुलाई और एंटीजन और स्ट्रेस। मतलब किसी भी प्रकार का एंटीजन, स्ट्रेस या स्टिमुलाई के प्रति जो हमारा शरीर रिएक्ट करता है, उसको कहते हैं हम हाइपर सेंसिटिविटी। एक चीज मैं हमेशा बोलता आया हूं, आपने शायद मेरे मुंह से मेरे कई वीडियो में ये बात सुनी होगी अगर आप मुझे क्लोजली फॉलो करते हैं, कि वी एज अ ह्यूमन बीइंग आर द रिएक्शनरी ऑर्गेनिज्म। हमारा इस प्रकृति में रह करके सिर्फ एक ही काम है, हमारा काम है बस सिर्फ रिएक्ट करना चीजों के प्रति। हम रिएक्ट करते हैं स्ट्रेस के प्रति, हम रिएक्ट करते हैं इन्वायरमेंटल जो स्टिमुलस आता है, ठीक है, उसको हम रिएक्ट करते हैं। हम रिएक्ट करते हैं हीट को लेके, कोल्ड को लेके, बर्न को लेके, तनाव को लेकर के, स्ट्रेस को लेकर के, बैक्टीरिया को लेकर के, वायरस को लेकर के, एंटीजेंस को लेकर के। एंटीजन मतलब कोई भी ऐसा नॉक्सियस एजेंट जो हमारे ऊपर हमला करने के उद्देश्य से अटैक करेगा, तो दैट इज व्हाट इज द नोन एज द एंटीजन इन द लैंग्वेज ऑफ द इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के हिसाब से हम उसको एंटीजन बोलते हैं। और उस एंटीजन के जवाब में बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, और यही एंटीजन एंटीबॉडी की जो लड़ाई होती है वही मिमिक करती है डिजीज के साइंस को, सिम्टम्स को और फीवर जैसी चीजों को। तो हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ रिएक्शनरी ऑर्गेनिज्म है। हमारा इस प्रकृति में रह करके सिर्फ 2 काम होता है। पहला है हमारा सर्वाइव करना, जीवित रहना, और जीवित रहते हुए अपने सराउंडिंग स्टिमुलाई के प्रति रिएक्ट करना। और वही जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म टुवर्ड्स द एनी टाइप ऑफ स्टिमुलाई, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो एंटीजन हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, चाहे वो थर्मल रिएक्शन हो, टेम्परेचर हो, एडवर्स कंडीशन हो, गुड कंडीशन हो, तो दोस्तों वही जो रिएक्शनरी पावर होता है, जो रिएक्शन होता है, दैट इज नोन एज द हाइपर सेंसिटिविटी। तो ये पहली चीज हुई, इसकी परिभाषा समझी हमने। अब एक चीज आप समझ लीजिएगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ स्टोन एंड अ मैन। एक मनुष्य में और एक पत्थर के अंदर बीच में डिफरेंस क्या है? अब आप बहुत सारे जवाब देंगे। आप एक बोलोगे कि वो तो जीवित है आदमी, पत्थर निर्जीव है ना, और बहुत सारे सवालों के, मतलब इस सवाल के बहुत तरीके के जवाब मिल सकते हैं। जितने लोगों से पूछा जाएगा शायद उतने इसके जवाब होंगे, पर इसका टेक्निकल और पैथोलॉजी के लेवल पे सिर्फ एक जवाब है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देने की कैपेबिलिटी है एक ह्यूमन बीइंग की, पर वही कैपेबिलिटी उस पत्थर में नहीं है। तो सोचिए ये हाइपर सेंसिटिविटी इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये निर्जीव और जीव के बीच के फर्क को भी डिसाइड कर रही है कि एक ह्यूमन बॉडी जो होगी, ह्यूमन बीइंग होगा, वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से अपने स्टिमुलस के प्रति, जितनी भी स्टिमुलस आएंगे उनको रिस्पॉन्ड करेगा, वो पर पत्थर नहीं करेगा। तो इसको कहते हैं हम हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है। अब एज ए डॉक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए हो जाता है कि इस दुनिया में, इस मानव शरीर के अंदर लाखों की तादाद में बीमारियां हैं। ठीक है ना। जब हम एक एक सिस्टम पढ़ते हैं, हमने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी पढ़ी, हमने न्यूरोलॉजी पढ़ी, हमने नेफ्रोलॉजी पढ़ी, हमने कार्डियोलॉजी पढ़ी, हमने स्किन पढ़ा, कॉस्मेटोलॉजी पढ़ी, डर्मेटोलॉजी
पैथोलॉजी पढ़ी, तो देखिए आप एक एक लॉजी मतलब एक एक स्पेसिफिक जो टॉपिक है उसके अंदर सोचिए एक एक ऑर्गन में सैकड़ों होने वाली बीमारियां हैं, और टोटल ह्यूमन बॉडी के अंदर होने वाली कितनी लाखों सैकड़ों मतलब हजारों तो होंगी बीमारियां, एटलीस्ट अगर हम लाख भी बोले तो भी शायद में भी मिल जाए उतनी बीमारियां, बट ये कम से कम ये समझ लीजिए कुछ हजार बीमारियां हैं। और दोस्तों इस पैथोलॉजी टॉपिक की जो खूबसूरती है वो यही है कि सिर्फ 4 प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अगर आपको पता है तो उन हजारों बीमारियों को आप टोटल सिर्फ 4 कैटेगरी के अंदर स्टडी कर सकते हो। उतनी हजारों बीमारियों को और आप 4 कैटेगरी के अंदर ही सिर्फ 4 उसके सेक्शन में 4 ब्रॉड कैटेगरी में आप उसको पूरी की पूरी ह्यूमन डिजीज जो ह्यूमन में पाई जाती है उन सबको आप सिर्फ 4 कैटेगरी के अंदर अच्छे से समझ सकते हो, स्टडी कर सकते हो, अपने ज्ञान के लिए समझ सकते हो, और मोर इंपॉर्टेंटली पैथोलॉजिकल लेवल पे सिर्फ 4 ही तरीके ईश्वर ने बनाए हैं जिन 4 तरीकों से हम बीमार पड़ते हैं। ठीक है ना, इस दुनिया में देयर इज नो फिफ्थ वे इन विच वी गेट डिजीज। तो हाउ द डिजीज ऑकर्स इन द ह्यूमन बॉडी, इसका जो जवाब मिलता है वो सिर्फ हाइपर सेंसिटिविटी को पढ़ने के बाद मिलता है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि बीमार लोगों के अंदर जो लाखों बीमारियां हैं उनकी बेसिक मोटी मोटी 4 कैटेगरी क्या है, इस बात का हमको जवाब मिलता है दूसरी चीज। और इस जवाब के साथ ही हमारा ह्यूमन बॉडी और डिजीजेस को समझने का जो काम है वो बहुत हद तक आसान हो जाता है, क्योंकि बिना इन 4 कैटेगरी के आप सोचिए कितना कॉम्प्लिकेट हो जाता हम लोगों के लिए, है ना, डिजीजेस को समझना और डिजीजेस के होने के तरीके को समझना। बट ये 4 प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी हमको बहुत अच्छे से समझाती है कि डिजीज बॉडी में कैसे होता है। अभी चलिए हम इसको चालू करते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है दैट इज व्हाट इज नोन एज द हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1। ठीक है, इसका टाइप 1 मतलब 4 प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी के नाम अलग अलग हैं, पर मोटे तौर पे हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 है। ठीक है, जो टाइप 1 की हाइपर सेंसिटिविटी है उसका जो नाम है दैट इज द एनाफाइलेक्टिक एंड एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, और इस चीज से हम बहुत भली भांति वाकिफ हैं कि जब भी ह्यूमन बॉडी के अंदर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, एनाफाइलेक्टिक मतलब एलर्जिक रिएक्शन होता है तो दैट इज व्हाट इज नोन एज द टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास। ये होता कैसे है कि एंटीजन आया, एंटीबॉडी निकली, और एंटीजन के जवाब में इतना रैपिडली एंटीबॉडीज बनती हैं और वो रिएक्शन इतना वायलेंट होता है कि उस रिएक्शन को एलर्जिक रिएक्शन कहना ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। इसके एग्जाम्पल आप अगर देख लोगे तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे। देखिए, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज द अर्टिकेरिया, पित्ती उछलना। हम लोग सब देखते हैं नेटल रैश या पित्ती उछलना। जो पित्ती वाले केसेस होते हैं, अर्टिकेरिया वाले केसेस होते हैं, वो सारे के सारे एलर्जिक रिएक्शन है। डस्ट एलर्जी, डस्ट से छींके आना, जैसे डस्ट कई लोगों को एलर्जिक होते हैं। ठीक है, तो वो जो एलर्जी होती है वो एलर्जी क्यों होती है कि डस्ट आई, डस्ट इनके नाक के अंदर घुसी और वहां पे जाते से ही एंटीजन के रूप में डस्ट गई और एंटीबॉडी और एलर्जिक रिएक्शन होता है, छींके चालू हो जाती है। इन द सेम मैनर जो अस्थमा होता है, एस्थमा, ठीक है, एस्थमा में कई बार डस्ट अस्थमा भी रहता है, कई बार पोलन ग्रेन से एलर्जी रहती है, हे फीवर बोलते हैं जिसको। तो दोस्तों जितने प्रकार की एलर्जी आप इस दुनिया के अंदर प्रिटेंड कर सकते हो और जितनी प्रकार की भी एलर्जिक रिएक्शन है वो सारे के सारे एलर्जिक रिएक्शन सोचिए हजारों की तादाद में है। देखिए फूड एलर्जी भी है, एक वीडियो बन चुका है फूड एलर्जी पे, अभी अपलोड होगा, कि कई लोगों को कुछ खाने से एलर्जी हो जाती है, कई लोगों को ठंड में पित्ती उछलने लगती है, कई लोगों को गर्मी में पित्ती उछलने लगती है, कई लोगों को पराग कण से एलर्जी रहती है, उनको जैसी पराग कण नाक में आते फपा फपा छींके चालू हो जाती है। ठीक है, अब अपन ये देखेंगे कि इस वीडियो के एंड तक अपन देखेंगे कि हमने 4 प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी को समझ के क्या हमने हमारे ज्ञान में, आप सबके नॉलेज में कई बीमारियां होंगी एज अ डॉक्टर, जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा वो ज्यादा बीमारियों के बारे में जानता होगा, जो कम पढ़ा लिखा होगा वो कम बीमारियों के बारे में जानता होगा। ठीक है ना, तो हम क्या कवर कर पाए सारी की सारी। तो ये जो पहला जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है दैट इज द टाइप 1। तो जितनी इस दुनिया में हजारों प्रकार की एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है, स्किन एलर्जी है, अस्थमा है, और उसके अलावा आपका अर्टिकेरिया है, नेटल रेश है, पित्ती उछलना है, फूड एलर्जी है, कुछ खाने पीने पे एलर्जी हो जाना, तो ये जितनी भी इस दुनिया में एलर्जी है ये सारी की सारी एक हाइपर सेंसिटिविटी के अंतर्गत आती है जो है टाइप 1, और जिसका टेक्निकल नेम है एलर्जिक या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। ठीक है ना, तो ये हमने पढ़ी पहली वाली। अब आते हैं हम दूसरी वाली पे। जो दूसरी वाली हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है दैट इज नोन एज द टाइप 2, जिसको बोलते हैं सेल मेडिएटेड और साइटोटॉक्सिक रिस्पॉन्स। दोस्तों ये जो है ना ये सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है। ठीक है,
मतलब पहली में हमने एलर्जी कवर कर लिया, अब आप इसको समझिएगा। ये वो चीज है जिसके पेशेंट आपके पास रेगुलर डे टू डे लाइफ में आते हैं और हम उनको पहचान ही नहीं पाते। भाई साहब, फीवर सेल मेडिएटेड, पहली वाली जो थी वो एंटीबॉडी मेडिएटेड थी। मतलब जो एंटीबॉडी होती है, अब एंटीबॉडी और सेल मेडिएटेड में फर्क क्या है कि जो बी सेल्स होते हैं और टी सेल्स होते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, इम्यूनोलॉजी का कंसेप्ट है, थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूं कि जो टी सेल्स होते हैं और बी सेल्स होते हैं, ठीक है। बी सेल्स लिम्फोसाइट्स में बनते हैं, लिम्फेटिक ग्लैंड्स के अंदर बनते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट बी सेल होता है। और जो थाइमस होता है, थाइमस में टी सेल्स होते हैं, दोनों बेसिकली डब्ल्यूबीसी का ही टाइप। बी सेल क्या करते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं। एंटीबॉडी एक लिक्विड सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो हमारे लिए इम्यून सिस्टम के लिए जो हमको एक लाइन ऑफ डिफेंस प्रदान करता है। तो जो एलर्जिक रिएक्शन थे वो सारे के सारे एलर्जिक रिएक्शन एंटीबॉडी मेडिएटेड होते हैं। उसमें कोई सेल जाके नहीं लड़ता है, उसमें सिर्फ एंटीजन आता है, एंटीबॉडी रिलीज होती है और एंटीजन एंटीबॉडी की भसड़ मचती है। और वो जो भसड़ होती है उसमें हम लोग क्या कौन सा पिक्चर मिमिक करते हैं, हम एलर्जी का पिक्चर मिमिक करते हैं। छींक आना, पित्ती उछलना, खुजली होना, दमे का दौरा पड़ जाना कुछ खाने से, तो वो क्या एंटीबॉडी मेडिएटेड है। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को समझने को तुम लोग ये भी समझ सकते हो कि इसको एलर्जिक एनाफाइलेक्टिक या एंटीबॉडी मेडिएटेड जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, दैट इज द टाइप 1। अब टाइप 2 क्या है, टाइप 2 है सेल मेडिएटेड। इसमें कहीं से कोई एंटीबॉडी नहीं आती, इसमें बी सेल की बनी हुई एंटीबॉडी पार्ट नहीं लेती, इसमें सीधे टी सेल जाता है और टी सेल खुद जाके लड़ता है। इसके एग्जांपल फीवर के जितने केस हैं, सल्मोनेला टाइफाई का इन्फेक्शन, मलेरिया, टाइफॉइड, ठीक है, चिकनगुनिया, डेंगू, ये सारे जितने भी फीवर हम देखते हैं, जो हमारा ठंडी के अंदर जो हमको कोल्ड किसे के बाद फीवर आता है, ये जितने भी हम फीवर देखते हैं, खासकर इन्फेक्टिव फीवर जहां पे कोई एंटीजन, कोई पैथोजन आके हम पे हमला किया है, वो सारे फीवर का जो रिस्पॉन्स है दैट इज द सेल मेडिएटेड या साइटोटॉक्सिक रिस्पॉन्स है। कि अब सल्मोनेला टाइफाइड आया, यहाँ पे हमारे टी सेल एक्टिवेट हो गए, बोले खा लो जाके उसको, मार डालो साले। और वहां पे हमारा साइटोटॉक्सिक सेल, हमारी सेल जो है वो सेल क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया को एनगल्फ करते हैं, खाना पीना पचाना और खत्म करना। तो ये जो लड़ाई होती है, इसी लड़ाई के दौरान जो हमको फीवर जो हम देखते हैं 101, 102, 103, 104, 99, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये जितने भी फीवर के केस हैं, ये सारे के सारे सेल मेडिएटेड या साइटोटॉक्सिक रिस्पॉन्सेज हैं, या फिर जिसको हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 बोलते हैं। ठीक है, कि अगर आपने देखा होगा जब भी सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स होगा तभी फीवर आएगा। अभी गौर करिएगा, कभी भी बंदे को एलर्जिक रिएक्शन में फीवर नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है, जितने फोड़ा फुंसी कार्बंकल फरबंकल होते हैं, ये सारे साइटोटॉक्सिक होते हैं। कि वहां पे एक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ सबक्यूटेनियस में, वहां पे क्या हुआ, वहां पे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी ट्रिगर हो गई, वहां पे टी सेल भन 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 करके पहुंचे, बोले ये बैक्टीरिया को मारना है। उस चक्कर के अंदर वहां पे फोड़ा बना, कार्बंकल बना, वहां पे आपको इनिशियल इन्फ्लेमेशन की स्टेज में पेन चालू हुआ, पेन के बाद अल्टीमेटली कुछ दिन के बाद वहां पे पस पड़ गया। वो पस क्या होता है, वो पस होता है कि एंटीजन और जो टी सेल्स हैं, इनकी लड़ाई के दौरान जो रणभूमि में जो लाशें गिरती है ना, वही लाशें होती हैं पस फॉर्मेशन। सपुरेशन क्या है, सपुरेशन एंटीजन और सेल्स, टी सेल्स के बीच की लड़ाई के दौरान जो मरे हुए टी सेल्स और बैक्टीरिया है और उसकी जो सेल्यूलर डेब्रीज होती हैं, वही तो पस बनाता है। तो जितने भी इन्फेक्शंस हैं, जितने भी फोड़ा फुंसी हैं, जितने भी इन्फेक्टिव फीवर है, जितनी भी सेप्टिक कंडीशन है, जितने भी सेप्टिसेमिया है, निमोनिया सेल मेडिएटेड, मेनिंजाइटिस सेल मेडिएटेड, पेरिटोनाइटिस सेल मेडिएटेड, पेरिकार्डाइटिस सेल मेडिएटेड, तो जितने भी आप इन्फेक्शन, इन्फेक्टिव फीवर, जहां पे एक सेल जो होता है वो एक पैथोजन के ऊपर, एक एंटीजन के ऊपर एक सेल जाकर हमला करता है, तो दैट इज व्हाट इज नोन एज द सेल मेडिएटेड और साइटोटॉक्सिक रिस्पॉन्स, या जिसको हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2। अब जो आपने दो कैटेगरी पढ़ ली है, ठीक है, इन 15 मिनट में, तो आप देखिए कि आपके इर्द गिर्द पाई जाने वाली बीमारियों में हमने कितना बड़ा एरिया कवर कर लिया है ना। हमने हजारों वो बीमारियां कवर कर ली हैं जो कहीं ना कहीं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन या एलर्जिक रिएक्शन के कारण होती है, वो हमने कवर कर लिया टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में, एलर्जिक या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में। ठीक है, और दूसरा बहुत बड़ा एरिया हमने कवर कर लिया है सेल मेडिएटेड या साइटोटॉक्सिक रिस्पॉन्स या टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी से। इसके अंदर हमारे एक्यूट जितने इन्फ्लेमेशन है, जितने एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, जहां पे इन्फ्लेमेशन के अंदर पैथोलॉजी में बताई गई है वस्कुलर इवेंट और वस्कुलर इवेंट के बाद सेल्यूलर इवेंट।
ठीक है। जब भी कहीं पे कोई एंटीजन आया तो वस्कुलर इवेंट में क्या होता है, वहां पे ब्लड वेसल्स की सप्लाई बढ़ती है, वहां पे बहुत ज्यादा न्यूवस्कुलराइजेशन होता है कि भाई यहाँ पे बहुत सारे हमको सेल्स चाहिए, यहाँ पे लड़ाई करनी पड़ेगी। और इन्फ्लेमेशन की सेकेंड स्टेज में सेल्यूलर इवेंट थे, अगर आपको याद आ रहा होगा। तो ये जितने भी ऐसी बीमारियां हैं जो सेल्यूलर इवेंट, जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन की स्टेज थोड़ी हायर लेवल पे जाती है, जहां पे सूजन आती है, पस फॉर्मेशन होता है, सपुरेशन होता है, फीवर होता है, वो सारी कंडीशन है मैंने कवर कर दी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में। और मोटा मोटा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस दुनिया में होने वाली लगभग 65 से 70% बीमारियां का जो कैटेगराइजेशन है पैथोलॉजिकल लेवल पे, वो या तो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 की होती है या टाइप 2 की होती है। 70%, ठीक है। अब 30% बचा। अब हम आगे चलते हैं, हम बकाया 30% कवर करेंगे, ठीक है। बकाया 30% में अब आ गए हैं हम हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 के ऊपर, जिसको बोलते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स या एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। अब ये क्या होता है, आप में से जितने लोगों ने ध्यान से मेरा रीनल फेलियर का वीडियो देखा होगा, आप लोगों को इस बारे में जानकारी होगी कि पहला रिस्पांस क्या था कि एंटीजन आया और ढेर सारी एंटीबॉडी बनी, इम्यूनोग्लोबुलिन, और वो जो एंटीबॉडी एंटीजन का जो रिएक्शन हुआ उसके अंदर एलर्जिक रिस्पांस आया, तो टाइप 1 हो गई, एलर्जिक या फिर एनाफाइलेक्टिक। टाइप 2 के अंदर एंटीजन आया, अब एंटीजन के जवाब में सेल मेडिएटेड टी सेल्स ही सामने मैदान में आ गए, बोले हमको कुछ नहीं करना, एंटीबॉडी हम खुद लड़ेंगे जाके, ठीक है। तो ये सेल मेडिएटेड हो गई। बहुत सारी बीमारियां हमारी मेजर प्रोपोर्शन में जो हम रोजमर्रा की रूप में एज ए डॉक्टर हम जितनी बीमारियां देखते हैं वो सब यही होती हैं, ठीक है। अब तीसरा जो सिनेरियो है कि एंटीजन आया, ठीक है, पर एंटीजन आने के बाद बॉडी को ये शुरू से पता था कि इससे मैं नहीं निपट, इससे ना ही मैं इससे सेल्यूलर इवेंट से तो निपट ही नहीं सकते, मतलब सेल मेडिएटेड तरीके से इसको नहीं हराया जा सकता, ना ही इसको इम्यून, ना ही इसको एंटीबॉडी से हराया जाता है। तो बॉडी तीसरा तरीका अपनाती है। वो तीसरा तरीका ये होता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बना देती है। ब्लड स्ट्रीम में एंटीजन घूम रहा है, अब इसके एंटीजन जैसे ही बॉडी में आया, बॉडी का एक्टिवेट हो गया, बॉडी की हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब बॉडी रिएक्ट करेगी ना, क्योंकि हम लोग रिएक्शनरी ऑर्गेनिज्म है, हमारा काम ही रिएक्ट करना है। अब ये जो थर्ड टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी का जब रिएक्शन चालू हुआ, तो जैसे ही एंटीजन आया, ढेर सारी एंटीबॉडी भी बनी, और ये एंटीबॉडी क्या कर रही थी, एक एक एंटीजन के मॉलिक्यूल से एक एक एंटीबॉडी बाइंड हो गई, कंबाइन हो गई, कॉम्प्लेक्स बना लिया, और ये जो एंटीजन प्लस एंटीबॉडी मिल गई, साथ में मिल गई, और ये जो मिला हुआ तत्व नया बना, इसको बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि शरीर जानता था कि मैं इससे ना हार पाऊंगा ना इसको हरा पाऊंगा, तो इसने तीसरा तरीका निकाला कि जितनी भी एंटीजन थे इन सबको इनने एंटीबॉडी से लपेट के बाइंड कर दिया, ठीक है, कहीं ना कहीं कैद कर दिया। और ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है, जिसको एजी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, एजी मतलब एंटीजन और एबी मतलब एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स या इम्यून कॉम्प्लेक्स, इसका डिपोजिशन होता है अल्टीमेटली किडनी के अंदर। किडनी में एक जगह होती है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, वहां पे जाके ये एजी कॉम्प्लेक्स, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स या इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो जाता है, और ये वहां पे डिपॉजिट हो जाता है, और ये अल्टीमेटली ओवर द पीरियड एक कंडीशन को क्रिएट करता है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलो मतलब किडनी से संबंधित है ना, ग्लोमेरुलर एपरेटस से संबंधित। व्हाट इज ग्लोमेरुलर एपरेटस? किडनी का वो हिस्सा जहां पे रक्त को छानने का काम होता है, ठीक है, तो वो ग्लोमेरुलो उससे संबंधित, और नेफ्राइटिस मतलब उसका इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाना। एंड दिस इज द ओनली मैकेनिज्म इन दिस होल एंटायर वर्ल्ड जहां पे हम लोगों की किडनियां फेल होती हैं। अगर किसी की भी किडनी फेल हुई है तो आप ये समझ लो कि उसके अंदर कभी ना कभी उसकी लाइफ में इनिशियल फेज में जब ये किडनियां फेल हो रही थी, तब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स वाला सिस्टम क्रिएट हुआ था, जिसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3, ठीक है। तो अब 70% हमने बीमारियां एलर्जिक या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में और सेकंड नंबर पे सेल मेडिएटेड या साइटोटॉक्सिक रिस्पांस में हमने कवर कर ली थी। अब जितने भी रीनल फेलियर के केस हैं, जो कि करोड़ों की तादाद में हैं पूरी धरती के ऊपर, वो सारे के सारे करोड़ों जो केसेस हैं, दे कम अंडर द ओनली वन पैथोलॉजी एंड वन हेडिंग, विच इज द हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3, या जिसको बोलते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी, ठीक है। अब आपका आता है लास्ट हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4, जिसको हम बोलते हैं डिलेड टाइप ऑफ सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। नाम ढंग से पढ़ लेना, डिलेड टाइप ऑफ सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये क्या है? डिलेड टाइप है। क्या नाम है? शुरू में कहां से नाम चालू हो रहा है? डिलेड टाइप ऑफ सेल मेडिएटेड, मतलब
और रिस्पॉन्स तो सेल मेडिएटेड है। रिस्पॉन्स क्या है? सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स है, मतलब सेल्स ही खेल कर रहे हैं। जो भी एंटीजन आया उससे लड़ने में तो एक सेल ही है सामने, बट ये डिलेड टाइप ऑफ सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स है, जो कि कहलाता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। दोस्तों, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है ट्यूबरकुलोसिस। जितने भी ट्यूबरकुलोसिस के केस हैं इस दुनिया में, वो काहे का एग्जांपल है? वो है डिलेड टाइप ऑफ सेल मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। और ये रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में सिर्फ मिलता है हमको किसकी प्रेजेंस में? हमको ये मिलता है सिर्फ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जब शरीर में होता है, तभी शरीर डिलेड टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन करता है। अब वो जमाने गए जब टीबी सिर्फ लंग्स में होता था। आज की तारीख में टीबी 1000 जगह होता है हम लोगों की बॉडी में। हमारे पास ब्रेन टीबी के केस रहते हैं, मोस्ट कॉमनली हमारे पास पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के केस रहते हैं, हमारे पास एब्डोमिनल टीबी के केस रहते हैं जिसको हम बोलते हैं टेबिस मेजेंट्रिका, ठीक है। हमारे पास बोन टीबी के केस होते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉट्स डिजीज, हमारे पास स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस के केस आते हैं, हमारे पास हिप जॉइंट के टीबी के केस आते हैं, हमारे पास ट्यूबरकुलर ओरिजिन की नेक्रोसिस ऑफ बोन के केस आते हैं। मेरी बात साहब समझ रहे हैं? जितने भी केसेस हैं ये सारे के सारे केसेस होते हैं डिलेड टाइप ऑफ सेल मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसको बोलते हैं हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 4। तो ये हमने पूरा समझा। अब मेरे को उम्मीद है इसके अंदर, इस पूरे के पूरे सिनेरियो में 4 टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर हमारी 95% से ज्यादा बीमारियां हमने कवर कर ली हैं। इसमें सिर्फ वो हमारी 5-10% वही बीमारी बच रही हैं जो कि जेनेटिकली डिटरमाइंड डिसऑर्डर, ठीक है, वो इसके अंदर कवर में नहीं आ रहा। बाकी हमने 90% से ऊपर इस दुनिया में पाई जाने वाली हर बीमारी को हमने सिर्फ 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब आप में से कई अक्लमंद आएंगे कमेंट सेक्शन में, बोले सर जी इसको जो है ऐसे कैसे पता लगेगा? हमको कैसे पता लगेगा? एक रिपोर्ट के अंदर, एक पैथोलॉजिकल सीबीसी में हम कैसे देखेंगे कि भाई कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का पेशेंट है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। अगर हम हाइपर सेंसिटिविटी 1 की बात करें, टाइप 1 जो कि एलर्जिक या एनाफाइलेक्टिक है, इसके अंदर आपको हमेशा इओसिनोफिल काउंट बड़े मिलेंगे पेशेंट को। सबको पता है एलर्जी के पेशेंट का एक दूसरा नाम जो आमतौर पे लोग लेते हैं वो इओसिनोफिलिया लेते हैं। बोले आपको क्या है? ऐसा मेरे को इओसिनोफिलिया है। अब उसको क्यों है इओसिनोफिलिया? क्योंकि उसको पता उसको एलर्जी है, और डॉक्टर हर बार जांच कराने में उसको बताता है, बोले हाँ आपका तो इओसिनोफिल काउंट बढ़ा है। तो क्या होगा? कैसे पता चलेगा पैथोलॉजी में टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का? इओसिनोफिल काउंट बढ़े, पहली चीज। दूसरी चीज, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 के अंदर डब्ल्यूबीसी काउंट बनेंगे, और डब्ल्यूबीसी में भी स्पेशली सिर्फ न्यूट्रोफिल्स बढ़ेंगे। मैं आपको अच्छे से बता दूं, क्योंकि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, हम यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 के अंदर हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन जिसके अंदर एंटीजन से लड़ने को बहुत सारे सेल्स, टी सेल्स आ गए हैं मैदान में, ठीक है, और भयंकर मारकाट मची है, फीवर वीवर आ रहा है। तो दुनिया की हर वो बीमारी जिसके अंदर सेल मेडिएटेड टाइप ऑफ या साइटोटॉक्सिक रिस्पॉन्स होगा, उसके अंदर डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ेंगे, और नीचे डिफरेंशियल काउंट में उसके अंदर न्यूट्रोफिल्स बड़े मिलेंगे, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का होने का हमको ऑन द पैथोलॉजी पता ही नहीं लगेगा। इसके होने का पता हमको तब लगेगा जब हमारे पेशेंट का क्रिएटिन और यूरिया बढ़ने लगेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट कि इसके किडनी फेल होने के जस्ट इनिशियल स्टेज पे टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी थी, जिस हाइपर सेंसिटिविटी के कारण, जो कि टाइप 3 थी, इसके अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्स बना, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना। उस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ने इसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करा और अल्टीमेटली इसकी किडनी फेल कर दी। तो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 के सबूत हमको मिलेंगे, सीबीसी में नहीं मिलेंगे, RFT रीनल फंक्शन टेस्ट में, इन द फॉर्म ऑफ रेज्ड क्रिएटिन एंड यूरिया विच आर द मार्कर ऑफ द रीनल फेलियर। और दोस्तों हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 का सीबीसी में जो सबूत होगा कि इनके WBC काउंट तो बढ़ेंगे, बट इनके न्यूट्रोफिल्स वगैरह सब नॉर्मल होंगे। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल नॉर्मल होगा, बेसोफिल नॉर्मल होगा। इनके बढ़ेंगे सिर्फ मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, ठीक है, क्योंकि हम सबको पता है कि टीबी के केस के अंदर लिम्फोसाइट्स बढ़ते हैं, मोनोसाइट्स बढ़ते हैं। तो जो मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स जो डब्ल्यूबीसी का टाइप है, जिस तरह से न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी का टाइप है, इसी तरह से बेसोफिल और इओसिनोफिल भी न्यूट्रोफिल, मतलब इओसिनोफिल और बेसोफिल भी डब्ल्यूबीसी का टाइप है। जितने भी मार्कर मैंने बताए हैं कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के लिए इओसिनोफिल बढ़ेगा, टाइप 2 के लिए न्यूट्रोफिल बढ़ेगा, और टाइप 3 के लिए लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट बढ़ेगा। ये सारे के सारे बेसिकली WBC के अलग अलग टाइप हैं,
और जिस तरह से न्यूट्रोफिल्स हैं वो रिप्रेजेंट करता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन को इन द बॉडी, कि जब भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है न्यूट्रोफिल बढ़ जाते हैं। इन द सेम मैनर मोनोसाइट और लिम्फोसाइट अगर सीबीसी में बढ़े हैं तो ये हमको बताते हैं कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द टाइप 4 साइंस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन विच इज नोन एज द डिलेड टाइप ऑफ द सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और उसको कहीं ना कहीं ट्यूबरकुलोसिस होने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से एक टॉपिक के अंदर, एक सिर्फ हाइपर सेंसिटिविटी का 4 टाइप के अंदर हमने ऑलमोस्ट इस दुनिया में होने वाली सारी की सारी बीमारियों को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। और इसी के साथ साथ सिर्फ वही नहीं करा, इसके अंदर पर्टिकुलरली हर एक हाइपर सेंसिटिविटी की जो पैथोफिजियोलॉजी है उससे कहीं ना कहीं हमको उन बीमारियों को के अंदर होने वाली जो पैथोफिजियोलॉजी है इसके बारे में भी जानकारी मिली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का समय निकाल करके वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो इस हफ्ते में आने वाले इवेंट और हर रविवार को दोपहर में 2:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम में आप सबसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।